हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी को दोगुना करने के लिए हम आज की वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 7, जिसका पेपर कोड है 347JZ। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 को करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोज़ में हमने क्लास 12 केमिस्ट्री के अनसोल्ड पेपर 2025 के सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को कराया था, जिसका पेपर कोड था 347 KA, KB, KC, KD, KE और KF। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने उन सब की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिंदी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें मैंने अनसोल्ड पेपर सॉल्व कराए हुए हैं, तो आप चाहें तो वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। तो देखिए, ये हमारा अनसोल्ड पेपर इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 रसायन विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, जिसका पेपर कोड है 347JZ। तो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि क्लास 12 केमिस्ट्री का जो पेपर आता है वो आता है 70 मार्क्स का। तो देखिए, उस 70 मार्क्स में 6 मार्क्स के आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनकी संख्या 6 होती है और जो एक एक मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 का। प्रश्न नंबर 1 में हमसे बोला गया, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी में कैसे लिखना है केमिस्ट्री में ये बताऊं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 का है, एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। उदाहरण अब हमसे यहाँ पूछा गया है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन में कपूर का विलयन है या पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन है। अगला ऑप्शन देखिए, अगला ऑप्शन है डी, जल में घुली हुई ग्लूकोज। तो हमें इसमें बताना है इसमें राइट आंसर कौन सा है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 1 का ही खा दिया गया है, जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। तो हमें इसमें ऑप्शन दिए गए, हमें इसमें बताना है कि इसके जलीय विलयन के द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा। तो हमें यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान बताना है कि कितना बोर मैग्नेटॉन है। अगला देखिए, अगला पूछा गया प्रश्न नंबर 1 का ग पार्ट संकुल। यह हमें संकुल दिया गया है कि विलयन में कुल कितने आयन होंगे, 6 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे या 2 होंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया प्रश्न नंबर 1 का घ, अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजाल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है, ए सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फेनिल हाइड्रोजन या फैलिंग विलयन या गिग्नार्ड अभिकर्मक। अगला क्वेश्चन हमसे इसमें पूछा गया था प्रश्न नंबर 1 का डा, सबसे मीठा शुगर है, तो ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, फैक्टोज है। तो अगर आपको इन सभी के आंसर पता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 का क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH CH3 के लिए सही IUPAC नाम लिखिए। तो हमें यहाँ पर इसमें सही IUPAC नाम लिखना है। तो हमें ऑप्शन दिए गए इलाइल मैथिल एमीन या 1 एमीन फॉर पेंटीन। अगला दिया गया हमें फॉर एमिनो पेंट 1 इन। और देखिए, अगला है एन मैथिल प्रॉप 2 इन 1 एमीन। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 2 का। तो ये हमसे न्यूमेरिकल पूछा गया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि 2-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और बहुविकल्पीय उत्तर प्रश्न कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 6 मार्क्स के, और उनकी संख्या थी 6 और हर एक क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का पूछा जा रहा था। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH। देखिए, यह है इसका IUPAC नाम। वैसे इसका जो साधारण नाम है वो है एसिटिक अम्ल के 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पर विलयन की मोललता की गणना करनी है। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रश्न नंबर 2 का ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रवों में विलयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया प्रश्न नंबर 2 का लैंथेनाइडो द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है। तो हमें इसका आंसर बताना होगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का FeNH3 2CN4 के ज्यामितीय समावयव की संरचना दर्शाइए। तो देखिए, आज की वीडियो में हम प्रश्न नंबर 2 के घ तक करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, इसमें हमसे पूछा गया एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। तो हमें ऑप्शन दिया गया जल में घुली ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में कपूर का विलयन या पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन या जल में घुला हुआ ग्लूकोज। तो हमें बताना है प्रश्न नंबर 1 के का A, B, C या D कौन सा सही हो जाएगा। और अगर आप इसका करेक्ट आंसर जानते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिले तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, आप कहाँ से और इस बार आपका कितने मार्क्स लाने का टारगेट है ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताना।
इससे आपको ये रिमाइंड में रहेगा कि आपको कितने मार्क्स लाने हैं इस बार। तो देखिए हमें इसमें बताना है एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। तो जल में घुली ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में कपूर का विलयन या पैलेडियम में हाइड्रोजन का विलयन या जल में घुला ग्लूकोज। अब देखिए आप सोच रहे होंगे ये ऑप्शंस पढ़ के कि हमें तो इसमें नहीं पता कि कौन सा विलय है कौन सा विलायक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन जरूर करिएगा। एक तरफ लिखिएगा विलयन के प्रकार, एक तरफ लिखिएगा विलय, विलायक और उदाहरण, क्योंकि देखिए इसमें से ही पूछता है हमेशा, जो भी पूछेगा इसमें से पूछेगा। इस बार तो पूछा गया ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। आगे क्या पता गैसीय विलयन के बारे में पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे विलयन के प्रकार, यहाँ पर विलय, विलायक और उदाहरण। तो विलयन के प्रकार में है गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन में विलय क्या है? विलय ठोस है जैसे कि कपूर। बात करें विलायक की, तो विलायक क्या है? विलायक गैस है, नाइट्रोजन। उदाहरण क्या है? उदाहरण है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। क्या है इसका उदाहरण? इसका उदाहरण है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। अगला देखिए, अगला है विलयन के प्रकार में ठोस विलयन। तो इसमें देखिए इसमें विलय है गैस, गैस क्या है? हाइड्रोजन। और ठोस क्या है? ठोस है पीडी यानी कि प्लेडियम। तो हाइड्रोजन का पीडी में विलयन क्या कहलाएगा? ये ठोस विलयन कहलाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया था एक ऐसे ठोस विलयन का उदाहरण दीजिए जिसमें विलय कोई गैस हो। अब देखिए विलय कोई गैस तो किस में दिखाई दे रही है? तो विलय गैस दिखाई दे रही है हमें इसमें। तो इसमें गैस हाइड्रोजन है, ठोस क्या है? पीडी यानी कि प्लेडियम है। तो हाइड्रोजन का प्लेडियम में विलयन। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारा पेपर कोड 347 के में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और देखिए 2024 में भी कई पेपर सेट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से करके जाइएगा कि गैसीय विलयन में ये ठोस क्या है, गैस क्या है, ये सभी आपको इसके उदाहरण अच्छे से पता होना चाहिए। तो गैसीय विलयन में मैंने आपको बताया था ठोस क्या है? कपूर है, और गैस है नाइट्रोजन। तो इसका उदाहरण है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। अगला देखिए, अगला है ठोस विलयन। तो इसमें विलय क्या है? विलय है गैस, गैस क्या है? हाइड्रोजन, और विलय क्या है? ठोस प्लेडियम। तो हाइड्रोजन का प्लेडियम में विलयन। तो हमसे इस बार पूछा गया है ये वाला उदाहरण। अगला देखिए, अगला है ठोस विलयन में ही द्रव। द्रव क्या है? पारा, पारा Hg। और ठोस क्या है? ठोस है Na यानी कि सोडियम। तो पारे का Na के साथ अमलगम। अगला देखिए, अगला है द्रव विलयन। तो इसमें देखिए विलय क्या है? विलय है गैस, गैस यानी कि ऑक्सीजन। और द्रव क्या है? द्रव है हाइड्रोजन। तो यहाँ पर है जल में घुली ऑक्सीजन। तो ये द्रव विलयन का उदाहरण है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और ये आपने अपनी कॉपी पर नोट डाउन जरूर कर लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 का खाम से पूछा गया है जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक 25 है। तो हमें इसमें बताना है कि प्रश्न नंबर 1 के खाम में जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होगा यदि इसका परमाणु क्रमांक क्या है? 25 है। तो आपको पता होना चाहिए परमाणु क्रमांक 25 किसका है। तो हम सभी जानते हैं कि मैग्नीज यानी कि Mn का परमाणु क्रमांक 25 होता है। अब देखिए हमें इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, हमें इसमें बताया चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा 1.73 BM यानी कि बोर मैग्नेटॉन, या 2.83 BM, या 4.96 BM, या 5.92 BM। तो हमें इसमें बताना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम सभी जानते हैं कि मैग्नीज यानी कि Mn का परमाणु क्रमांक 25 होता है, लेकिन हमें इसमें पूछा गया है जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन यानी कि Mn का भी 2+ आयन। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है Mn, तो हम क्या करेंगे? हम Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? ये होता है हमारा आर्गन 3d5 4s2, ये होता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछा गया? हमें पूछा गया जलीय विलयन में द्विसंयोजी आयन यानी कि Mn2+। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर है 2+, तो ये क्या करेगा? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? खो देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पे यार, और देखिए 3d5 यहाँ पर आ जाएगा, और ये यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन खो देगा। तो यहाँ पर जब Mn2+ आयन बनता है तो परमाणु क्या होता है? सबसे भारी 4s जो कक्षक होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको खो देगा। तो Mn का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनकर तैयार हो जाएगा, Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो बनकर तैयार होगा वो होगा आर्गन 3d5। ये हमारा बनकर तैयार होगा, जिसमें क्या है? जिसमें डी कक्षक में क्या होता है? 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है फ्रेंड्स,
मैं उम्मीद करती हूँ इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में बस हमें परमाणु क्रमांक दिया गया था, तो हम जानते हैं मैंगनीज का परमाणु क्रमांक है, तो हमने यहाँ पर मैंगनीज का क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दिया। तो जो मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला है, तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है द्विसंयोजी आयन यानी कि Mn2+ आयन। तो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला, तो ये निकल कर आया आर्गन 3d5, ये हमारा निकल कर आया है। अब देखिए इसमें क्या, इसमें है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हमें क्या निकालना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया चुंबकीय आघूर्ण। तो देखिए चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण। तो चुंबकीय आघूर्ण का जो हमारा सूत्र होता है ये होता है म्यू इज इक्वल टू रूट एन ब्रैकेट में n+2 bm। bm को बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर म्यू क्या है, म्यू है हमारा चुंबकीय आघूर्ण, और n क्या है, n है हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। जहाँ n क्या है, जहाँ n अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, तो हमारा n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है। ठीक है, क्योंकि देखिए जब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम 3D कक्षक में भरेंगे तो हमारे यहाँ पर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। चाहे आप देख भी सकते हैं, ये देखिए 1 2 3, अरे ये मान लीजिए अब हमें 5 भरने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने 5 भरे, तो ये क्या है, ये 1 2 3 4 5, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि ये पेयर में नहीं है, तो हमारे 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अब हम इसका मान सूत्र में रख देंगे, तो म्यू इज इक्वल टू रूट 5 ब्रैकेट में 5+2। तो देखिए यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण हो जाएगा रूट 5 ब्रैकेट में 5+2, तो ये हमारा हो जाएगा रूट 5, और देखिए 5 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि रूट में क्या आ जाएगा, 5 की गुणा 7 में करेंगे आ जाएगा 35। तो देखिए आ जाएगा रूट 35। लेकिन देखिए जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, देखिए ये आ जाएगा लगभग 5 जो रूट में 35 है ना, रूट में 35 है, ये आ जाएगा लगभग 5.92 bm। क्या आ जाएगा, 5.92 bm, जिसको क्या बोलते हैं, bm को बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। तो देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अतः Mn2+ आयन का, अतः Mn2+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण लगभग, अतः Mn2+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण लगभग 5.92 bm, यानी कि बोर मैग्नेटॉन होता है। तो यानी कि इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द राइट आंसर, 5.92 bm। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस बार तो हमसे पूछा गया था एमसीक्यू क्वेश्चन में, और देखिए इस बार आ सकता है ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न के फॉर्म में या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो आपको पता होना चाहिए कि द्विसंयोजी आयन के चुंबकीय आघूर्ण का मान हम कैसे निकालते हैं, और देखिए बहुत आसान है, और इसके लिए आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए कि किसका परमाणु क्रमांक कितना है और किसका परमाणु क्रमांक कितना है। क्योंकि देखिए जो हमारा क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस है वो बिल्कुल फिक्स है, और जब सिलेबस फिक्स है तो क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे यहाँ से रिपीट होते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको 2019 से 2025 तक जितने पेपर सेट आए हुए हैं उनको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपने बस उनको अच्छे से तैयार कर लिया ना, तो आपको 70 में 70 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। और फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5 और सेट 6 को कराया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ से जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन को, जो कि है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है हमें दिया गया है प्रश्न नंबर 1 का ग संकुल। ये हमें संकुल दिया गया है ब्रैकेट में CONH3 ब्रैकेट 1 Cl2 के विलयन में कुल कितने आयन होंगे। तो हमें इसमें बताना है संकुल में कुल कितने आयन होंगे, 6 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे या 2 होंगे। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ग का A, B, C या D कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए ये दिया गया हमें संकुल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जब हमें संकुल दिया गया है तो हम यहाँ पर लिखते हैं जब CONH3 को जलीय विलयन में घोला जाता है। जब इस संकुल को हम क्या करेंगे, संकुल को हम जलीय विलयन में घोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आयनित हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा CONH3 Cl2। अभी किस में टूट जाएगा, ये टूट जाएगा CONH3
2 प्लस में और प्लस 2Cl माइनस में, ये टूट जाएगा इसमें, यानी कि ये बनकर तैयार हो जाएगा। तो यानी कि कितने आयनों में टूट कर तैयार हो गया है, ये देखिए ये हो गया हमारे 3 आयनों में, क्योंकि देखिए ये 1 आयन और 2 आयन ये, तो कुल आयन कितने हो जाएंगे, कुल आयन बराबर 1 प्लस 2, एक किसका, एक इसका और एक इसका, तो 1 प्लस 2 कितने हो गए, ये हो गए 3। यानी कि इस वाले संकुल विलयन में कितने आयन होंगे, तो इस संकुल विलयन में आयन होंगे 3, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 1 का घ। तो इसमें हमसे पूछा गया अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है, तो कौन सा नहीं करता अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फेनिल हाइड्रेजिन या फेलिंग विलियन या गिग्नार्ड अभिकर्मक। तो आप कमेंट करके जल्दी बताइए कि अभिकर्मक जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों से अभिक्रिया नहीं करता, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, फेनिल हाइड्रोजन, फेलिंग विलियन या गिग्नार्ड अभिकर्मक। तो देखिए यहाँ पर मैंने नोट डाउन करके लिखा हुआ है फेलिंग विलियन, वह अभिकर्मक है जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो इसमें फेलिंग विलियन है वो एक ऐसा अभिकर्मक है जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड द्वारा दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। और फेलिंग विलियन का उपयोग एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर करने के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में किया जाता है। तो फेलिंग विलियन क्या होता है, फेलिंग विलियन वह अभिकर्मक है जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और फेलिंग विलियन का उपयोग एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर करने के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम इन ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि NaHSO3, तो ये क्या करता है, ये एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, बाइसल्फाइड यौगिक बनाता है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि NaHSO3, ये क्या काम करेगा, ये करता है एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ मिलकर बाइसल्फाइड यौगिक बनाता है। अब देखिए फेनिल हाइड्रोजन का जो हमारा सूत्र होता है वो होता है C6H5NH2, ये होता है हमारा फेनिल हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इनके साथ क्रिया करके एसीटोन और बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजोन बनाएगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजोन बनाएगा। और फेलिंग विलियन का मैंने आपको बता ही दिया कि ये कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अब देखिए अगला है गिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, RMgX, ये होता है हमारा गिग्नार्ड अभिकर्मक। तो ये क्या होता है, ये दोनों के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा, अल्कोहल बनाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कि जो फेलिंग विलियन होता है, फेलिंग विलियन वह अभिकर्मक है जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, और फेलिंग विलियन का उपयोग एल्डिहाइड और कीटोन के बीच अंतर करने के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण के रूप में किया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया हमसे, ड सबसे मीठा शुगर है, तो आपको इसमें बताना है कि सबसे मीठा शुगर कौन सा है, ग्लूकोज है, लैक्टोज है, सुक्रोज है, फ्रक्टोज है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए ड का A, B, C या D कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए बात करें सबसे मीठे शुगर की, तो सबसे मीठा शुगर है ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज या फ्रक्टोज। तो बात करें सबसे मीठे शुगर की, तो सबसे मीठा शुगर हो जाएगा फ्रक्टोज। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल डीपली समझाए हैं, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर ऑप्शंस को भी लेकर चलना है, क्योंकि इस बार हमसे ऐसे पूछ सकता है कि सबसे मीठा शुगर नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा शुगर किस में होता है और सबसे कम शुगर किस में होता है। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ग्लूकोज में होगा, लैक्टोज में होगा, सुक्रोज में होगा, फ्रक्टोज में होगा। तो यहाँ पर मैंने आपकी सहूलियत के लिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए फ्रक्टोज ही है, यह सबसे मीठा होता है। क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा मीठा होता है, इसमें सबसे ज़्यादा शुगर होती है, इसे फल शर्करा भी कहा जाता है, और यह प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, और ये प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है, जो सुक्रोज और ग्लूकोज दोनों से मीठा होता है। क्या होता है, सुक्रोज और ग्लूकोज दोनों से मीठा क्या होगा, फ्रक्टोज। तो आपको पता होना चाहिए। और ये फ्रक्टोज किस में पाया जाता है, ये फल में, शहद में, सब्जियों में पाया जाता है। अब देखिए अगला है सुक्रोज। तो देखिए सुक्रोज हम यहाँ पर लिखते हैं, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है, और फ्रक्टोज से क्या होती है, कम मीठी होती है। तो सुक्रोज क्या होती है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है, और फ्रक्टोज से क्या होती है, कम मीठी होती है। अब देखिए अगला है ग्लूकोज। तो इसमें हम लिखते हैं फ्रक्टोज और सुक्रोज से कम मीठा होता है। क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो हमारा फ्रक्टोज और सुक्रोज से कम मीठा होता है, यानी कि जो फ्रक्टोज होगी वो सबसे अधिक मीठी होगी। फिर सुक्रोज में क्या होगा, सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जो सुक्रोज बनेगी वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनती है, और सुक्रोज क्या होगी, फ्रक्टोज से कम मीठी होगी। अब बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज फ्रक्टोज और ग्लूकोज से कम मीठा होता है, यानी कि सुक्रोज और फ्रक्टोज से
का मीठा कौन होगा, ग्लूकोज होगा। अब बात करें लैक्टोज की, तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा और सबसे कम मीठी होती है। तो आपको पता होना चाहिए लैक्टोज, लैक्टोज क्या है, ये दूध में पाई जाने वाली शर्करा है जो सबसे कम मीठी होती है। तो सबसे कम मीठी कौन सी, लैक्टोज, और सबसे ज़्यादा मीठी कौन सी, फ्रक्टोज। ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए अगला है हमारा, अगला है प्रश्न नंबर 1 का चा। तो इसमें हमसे पूछा गया है इसका IUPAC नाम लिखना है। तो ये दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 NH CH3। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सही IUPAC नाम लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए पहले ऑप्शन दिए गए हमें, इलाइल मैथिल एमीन 1 एमीन 4 पेंटीन या 4 एमीनो पेंट या 1 इन, यह दिया गया है N मैथिल प्रॉप 2 इन 1 एमीन। तो ये हमें दिया गया है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम सबसे पहले वो लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N के साथ H और इसके साथ CH3। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए जहाँ भी आपको NH दिखाई दे तो समझ जाना कि ये क्या है, ये हमारा 2 डिग्री अमीन है। क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा 2 डिग्री अमीन है। ठीक है, यानी कि द्वितीयक अमीन। तो देखिए यहाँ पर N क्या है, N के साथ क्या है, CH3 यानी कि मिथाइल। तो हम सबसे पहले लिखेंगे N मिथाइल, क्या लिखेंगे, N मिथाइल। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3। कितने कार्बन है, तो कार्बन है 3, तो 3 कार्बन है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप। क्या लिखेंगे, प्रॉप, N मिथाइल प्रॉप। उसके बाद देखिए, उसके बाद 2 पर क्या है, 2 पर है इन, यानी कि डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, और जो हमारा 1 पर क्या है, 1 पर है हमारा एमीन। क्या होता है, 1 पर एमीन है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले तो हमने इसको ऐसे लिख दिया है, और देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जहाँ पर आपको NH दिखाई दे तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पर 2 डिग्री अमीन है, यानी कि द्वितीयक अमीन है। ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले लिखा N के साथ है CH3, तो हमने N मैथाइल लिखा है। ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसके बाद हमने कर दी इसकी नंबरिंग 1 2 3। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए होता है प्रॉप। उसके बाद देखिए 2 पर क्या है, 2 पर है डबल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड आया ना, इसलिए यहाँ पर हो गया 2 इन। अब उसके बाद देखिए 1 पर क्या है, 1 पर है एमीन, तो 1 एमीन। तो यानी कि इसका IUPAC नाम निकल कर आया है N मैथाइल प्रॉप 2 इन 1 एमीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा प्रश्न नंबर 2 का पार्ट। तो इसमें हमसे पूछा गया है 5 ग्राम एथेनोइक अम्ल, यानी कि देखिए ये एसिटिक अम्ल है और इसका ये IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। तो आपको पता होना चाहिए एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है। कि 150 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए। तो हमें यहाँ पर इसकी विलयन की मोललता की गणना करनी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे विलय, विलय का भार, विलय क्या दिया गया, विलय का भार। तो विलय क्या दिया गया है, विलय दिया गया हमें यहाँ पर CH3COOH, यानी कि हमें यहाँ पर दिया गया है विलय एसिटिक अम्ल, जिसको एथेनोइक अम्ल भी बोला जाता है, का भार यानी कि W2 कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमें 5 ग्राम। कितना दिया गया है, 5 ग्राम दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर जो विलय का मोलर द्रव्यमान यानी कि M2 कितना हो जाएगा, तो विलय का मोलर द्रव्यमान बोल दीजिए या विलय का अनुभार। तो विलय का अनुभार कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M2। कितना हो जाएगा, तो चलिए निकालते हैं। क्या ये CH3COOH। तो C यानी कि कार्बन, तो कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है हमारा 12। ठीक है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 है तो 3 गुणा 1 प्लस कार्बन कितना है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन, तो 16 + 16। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पर आप इसको जोड़ोगे, 12 और 12 24, 24 और 16 16 32, और 3 और 1 4, यानी कि कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। ये हमें इस क्वेश्चन में दिया गया था विलय का भार, और विलय का अनुभार हमने यहाँ पर निकाला है। ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें दिया गया है हमें दिया गया है विलायक। विलायक यहाँ पर विलायक की बात क्या की गई है, बेंजीन। बेंजीन क्या है, बेंजीन है विलायक, यानी कि C6H6। इसका जो भार दिया गया है वो दिया गया है 150 ग्राम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं विलायक, विलायक क्या दी गई है, C6H6 का भार कितना दिया गया,
ये दिया गया हमें 150 ग्राम। ठीक है, ये दिया गया हमें 150 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है विलयन की मोललता। क्या निकालनी है, हमें निकालनी है यहाँ पर विलयन की मोललता। तो हमें यहाँ पर विलयन की मोललता निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए विलयन की मोललता निकालने का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, मोललता बराबर W2 अपॉन M2 इंटू W1, और ये किस में हो जाएगा, W1 ये क्या है, ये हमारा ग्राम में है, ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी 1000 से गुणा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर किलोग्राम में होता तो यहाँ पर 1000 से गुणा नहीं होती। तो ये हमारा फॉर्मूला। अब हम क्या कर देंगे, अब हम अपनी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम अपनी वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या है W2, और W2 कितना है, और W2 है 5 ग्राम गुणे 1000 भाग M2 कितना आ गया था, 60 आ गया, 60 ग्राम प्रति मोल। और बात करें W1 की, तो W1 कितना दिया गया है, विलायक का भार ये दिया गया हमें 150। ठीक है, ये दिया गया है 150, यानी कि देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ देखिए 2 तिया 6, 2 पंजे 10, और इससे कट जाएगा 5 तिया 15, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 5/3 गुणे 3। कितना आ गया, 5/3 गुणे 3। तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 5/9। तो जब हम इसको इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.5555। तो और हम जानते हैं मोललता को जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति किलोग्राम। तो फ्रेंड्स ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि एक नंबर में हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो देखिए इसका जो फाइनल आंसर निकल कर आया है 0.55 मोल प्रति किलोग्राम, ये हमारा इसका फाइनल आंसर निकल कर आया है। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.56 मोल प्रति किलोग्राम। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। जो हमारे केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत आसान है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको तीनों चैप्टर के न्यूमेरिकल जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं वो कराऊँ, तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए जो न्यूमेरिकल्स का पैटर्न होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बस एग्जामिनर क्या काम करता है वो बस डिजिट को चेंज कर देता है। बाकी जो पैटर्न होते हैं यही घुमा फिरा कर यही पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का खा। इसमें हमसे पूछा गया ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर लिखते हैं, ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति इसलिए होती है क्योंकि गैस का द्रव्य में घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्या होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति इसलिए होती है क्योंकि गैस का द्रव्य में घुलना क्या होता है, एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अतः ली चैटलियर के अनुसार तापक्रम में वृद्धि से गैसों की द्रव्य विलयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो देखिए ये देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बोला गया है ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति क्यों होती है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव्य विलयता में हमेशा कमी आने की प्रवृत्ति इसलिए होती है क्योंकि गैस का द्रव्य में घुलना एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। अतः ली चैटलियर के अनुसार तापक्रम में वृद्धि से गैसों की द्रव्य विलयता कम हो जाती है। अतः गैस प्लस द्रव किसके होगा, विलयन प्लस ऊष्मा। यहाँ पर ऊष्मा जो होगी वो निकलेगी, यानी कि यहाँ पर हीट निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 का ग। लैंथेनाइडों द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है। तो हमें इसमें बताना है कि लैंथेनाइड के द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो है वो प्रदर्शित की जाती हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं लैंथेनाइडों में मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ तत्व होते हैं जो +2 जैसे EU, SM, YB और +4 जैसे सीजियम ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दिखाते हैं, जो 4F, 5D और 6S उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकालने के कारण होती है, जिससे वे +3 अवस्था में स्थिर हो जाते हैं। तो देखिए जो सबसे स्थिर होगी वो होगी +3,
और अन्य क्या होगी, एक +4 भी हो सकती है और +2 भी हो सकती है। तो आप चाहे तो इसका इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि लैंथेनाइडों में मुख्य रूप से +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ तत्व +2 जैसे EU और SMYB और +4 जैसे CE ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी दिखाते हैं, जो 4F 5D और 6S उपकोशों में इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकलने के कारण होती है, जिससे वे 3+ अवस्था में स्थिर हो जाते हैं। अब देखिए अगला है हमारा प्रश्न नंबर 2 का घ। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ये दिया गया हमें FeNH3 2CN4 के ज्यामितीय समावयव की संरचना दर्शाइए। तो हमें यहाँ पर इसकी संरचना दर्शानी है। तो हम सबसे पहले इसके बारे में लिखेंगे कि ये है क्या। तो FeNH3 2CN4 की ज्यामिति अष्टफलकीय होती है। क्या होती है, जो ये कंपाउंड दिया गया है इसकी जो ज्यामिति होती है वो होती है अष्टफलकीय। तो इस संकुल में Fe की उपसंयोजन संख्या कितनी होती है, 6 है। क्या होती है, इस संकुल में जो Fe की उपसंयोजन संख्या है वो है 6। तो इसमें क्या होता है, इसमें 2 क्या है, 2 तो NH3 है और 4 क्या आता है, 4 CN लिगेंड है। कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है। 2 ये NH3 और 4 क्या होता है, 4 CN है, साइनाइड, 4 अमोनिया और 4 साइनाइड है। तो हमने इसमें यही लिखा है कि FeNH3 2CN4 की ज्यामिति क्या होती है, अष्टफलकीय होती है। इस संकुल में Fe की उपसंयोजन संख्या क्या है, 6 है। जो 2 इसमें NH3 है और 4 क्या होते हैं, CN है, जो अष्टफलकीय संरचना को इंगित करते हैं। ये क्या करेंगे, ये अष्टफलकीय संरचना को इंगित करेंगे। इसके आगे हम लिखते हैं, देखिए ज्यामितीय समावयवता। तो इसमें हम लिखते हैं चूंकि इस संकुल में 2 अलग अलग प्रकार के लिगेंड है। आपने अभी देखा था इस संकुल में 2 लिगेंड है, NH3 और CN, इसलिए यह ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित करता है। और इसकी क्या होगी, इसके 2 समावयव संभव है। कौन कौन से, एक तो समपक्ष समावयव और एक विपक्ष समावयव। तो समपक्ष समावयव में देखते हैं, इस रूप में दोनों NH3 लिगेंड क्या होते हैं, एक दूसरे के आसन होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं समपक्ष समावयव में, इस रूप में दोनों NH3 लिगेंड एक दूसरे के आसन होते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। इसमें NH3 लिगेंड को ऊपर और नीचे या अगल बगल में रखा जाता है 90 डिग्री पर और शेष 4 CN बाकी स्थान पर। फिर से देखिए, जो समपक्ष समावयव होते हैं इस रूप में जो ये दोनों NH3 लिगेंड होते हैं एक दूसरे के आसन होते हैं, यानी कि 90 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। इसमें NH3 लिगेंड को ऊपर और नीचे या अगल बगल में रखा जाता है 90 डिग्री और शेष 4 CN बाकी स्थान पर। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। अब देखिए बात करें विपक्ष समावयव की। तो इसमें हम लिखते हैं, इस रूप में दोनों NH3 लिगेंड एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि 180 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं। और इसमें जो NH3 लिगेंड्स होते हैं एक दूसरे के ठीक विपरीत, यानी कि 180 डिग्री पर रखा जाता है। और 4 जो CN होते हैं वो अलग अलग पर। तो चलिए देखते हैं इसकी संरचना कैसे होगी। सबसे पहले यहाँ पर बीच में रखा जाएगा Fe। ठीक है, सबसे पहले बीच में रखा जाएगा Fe। अब क्या हो जाएगा, इसमें क्या होगा, NH3 लिगेंड को ऊपर रख देंगे, ऊपर नीचे, ऊपर रख देंगे या नीचे रख देंगे या अगल बगल में रख देंगे। तो हम यहाँ पर रखेंगे ऊपर, ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने रख दिया NH3 को और यहाँ पर ही बगल में हमने क्या कर दिया, यहाँ पर ही रख दिया हमने यहाँ पर NH3 को। अब बाकी कितने बचे हैं, बाकी बचे हैं CN। तो वो हम कहाँ रखेंगे, तो वो हम रखेंगे, एक यहाँ पर रख देंगे, एक यहाँ पर रख देंगे, सॉरी एक हमने यहाँ पर रख दिया, ये देखिए गलत हो गया। फिर से देखते हैं, ये देखिए ये Fe है, इसमें हम NH3 का रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, एक NH3 जो रखेंगे वो रखेंगे हम यहाँ पर रखेंगे। तो बाकी क्या बचा, बाकी बचे 4 बचे हैं CN। तो एक आ जाएगा यहाँ पर और एक आ जाएगा यहाँ पर, एक यहाँ पर आ जाएगा और एक आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आ जाएंगे 4 CN, CN 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 CN। तो ये हमारी इसकी संरचना है। ये संरचना किसकी है, ये संरचना हमारी समपक्ष समावयव की। यहाँ पर आ जाएगा -1। तो इसके नीचे लिख देते हैं, यह है समपक्ष समावयव की संरचना, समावयव। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं विपक्ष समावयव की। और ये देखिए ये क्या है, इसमें जो NH3 लिगेंड है वो क्या होता है, वो 90 डिग्री के कोण पर है। क्या है, NH3 लिगेंड क्या होता है, ऊपर नीचे अगल बगल में रखना है हमें, तो लेकिन रखना है तो वो 90 डिग्री के कोण पर रखना है। और विपक्ष समावयव में क्या करना है, इसमें हमें 180 डिग्री कोण पर स्थित करना है, यानी कि ये क्या होने चाहिए, ये एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए। तो यहाँ पर जो Fe होगा, Fe के साथ जो NH3 होगा, ये NH3 क्या होगा, 180 डिग्री कोण पर होंगे,
यानी कि एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पर Cn, यहाँ पर Cn, यहाँ पर Cn और यहाँ पर Cn, ठीक है, यहाँ पर Cn, ये Cn, ये Cn और ये Cn। तो ये हमारी इसकी संरचना हो गई है। तो इसका ये क्या है, ये हमारा विपक्ष समावि, ये हमारा विपक्ष समावि। तो मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि मैम केमिस्ट्री का अनसोल्ड पेपर कराइए, जो हमारा सेट नंबर 7 बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम इसको ही लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।